दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पहली और सबसे महान यूनिवर्सिटी के बारे में, तक्षशिला। तक्षशिला कोई साधारण शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का अनोखा संगम था। आज से लगभग 2,500 साल पहले, जब यूरोप अंधकार युग में था, भारत में तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय फल फूल रही थी। यहां न केवल भारत से बल्कि चीन, ग्रीस, मंगोलिया और मिस्र से भी विद्यार्थी आते थे। तक्षशिला की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यहाँ शास्त्र, वेद, गणित, चिकित्सा, राजनीति, युद्ध नीति, खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र और यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा भी सिखाई जाती थी। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य यहीं से शिक्षा प्राप्त करके निकले और बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आचार्य चरक, जो आयुर्वेद के महान विद्वान माने जाते हैं, वे भी तक्षशिला से जुड़े हुए थे। सोचिए, 2000 साल पहले अगर कोई विदेशी छात्र भारत आता और यहाँ पढ़ाई करके वापस जाता, तो वह अपने देश में भारत का नाम और ज्ञान लेकर जाता। इसलिए तक्षशिला सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थी, बल्कि यह विश्वगुरु भारत का जीवंत प्रमाण थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी महान यूनिवर्सिटी का अंत कैसे हुआ, और आज इसकी असली तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाई जाती? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तक्षशिला केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि यह एक पूरा शहर था जहां विद्या, कला और संस्कृति साथ साथ सांस लेती थी। यहां आने वाला हर विद्यार्थी एक कठिन परीक्षा से गुजरता था, क्योंकि प्रवेश इतना आसान नहीं था। केवल वही विद्यार्थी चुने जाते थे जिनमें गहरी लगन और प्रतिभा होती थी। तक्षशिला के गुरुकुलों में शिक्षा पद्धति बिल्कुल अनोखी थी। विद्यार्थी एक एक विषय को गहराई से सीखते और जब तक उस विषय पर पूरी पकड़ न बना लें, तब तक उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। यानी यहां शिक्षा का मतलब केवल रटने से नहीं, बल्कि जीवन में उतराने से था। आचार्य चाणक्य ने यहीं से राजनीति और अर्थशास्त्र सीखा। आचार्य चरक ने आयुर्वेद की गहराइयों को यहीं से समझा और आगे जाकर चरक संहिता जैसी अमर कृति दी। पाणिनि जैसे व्याकरणाचार्य ने यहीं से संस्कृत भाषा को व्यवस्थित रूप दिया। विदेशी यात्री फाहियान और हुएनसांग ने भी अपने ग्रंथों में तक्षशिला की महिमा का उल्लेख किया है। उनका कहना था कि तक्षशिला में हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य एक साथ शिक्षा देते और प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ केवल ग्रंथों की शिक्षा नहीं होती थी। विद्यार्थियों को शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और युद्ध नीति भी सिखाई जाती थी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा नागरिक बनाना था जो समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सके। कल्पना कीजिए, उस समय जब पूरी दुनिया में विज्ञान का नाम भी नहीं था, भारत में छात्र शल्य चिकित्सा सीख रहे थे। यहां तक कि मानव शरीर की नसों और हड्डियों पर विशेष अध्ययन कराया जाता था। विद्यार्थियों को शल्यक्रिया करने से पहले पौधों और जानवरों पर प्रयोग करना अनिवार्य था। तक्षशिला का हर छात्र न केवल पढ़ा लिखा होकर निकलता था, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर निकलता था जो आगे चलकर इतिहास में अपनी पहचान छोड़ जाता। इसीलिए तक्षशिला से निकले लोग दुनिया भर में भारत की पहचान बनते गए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस महान ज्ञानपीठ का विनाश कैसे हुआ? आगे हम जानेंगे कि कैसे आक्रमणकारियों ने इस महान धरोहर को मिटा दिया। तक्षशिला केवल भारत के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं था, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। ग्रीस, चीन, मिस्र और यहां तक कि रोम से भी छात्र यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इतनी दूर दूर से विद्यार्थी इसलिए आते थे क्योंकि तक्षशिला की ख्याति विश्व में फैल चुकी थी। कल्पना कीजिए, उस समय जब परिवहन के साधन बेहद कठिन थे, तब भी लोग महीनों की यात्रा करके यहाँ आते थे। इसका कारण था यहाँ की ज्ञान की रोशनी। तक्षशिला में शिक्षा की कोई निर्धारित अवधि नहीं होती थी। विद्यार्थी तब तक यहाँ रहते थे जब तक वे पूरी तरह से अपने विषय में निपुण न हो जाएं। कभी कभी यह अवधि 10 से 15 साल तक भी चलती थी। यहाँ विद्यार्थियों को केवल पढ़ाया ही नहीं जाता था, बल्कि उनसे प्रश्न पूछने, तर्क करने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता था। यही कारण था कि यहाँ से निकले हुए विद्वान केवल किताबों तक सीमित नहीं थे, बल्कि नए नए सिद्धांत और खोज करते थे। तक्षशिला में अलग अलग विषयों के लिए विशेष विभाग बने हुए थे। चिकित्सा विभाग, जहां आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और औषधियों का अध्ययन होता था। अर्थशास्त्र विभाग, जहां राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर शिक्षा दी जाती थी। व्याकरण विभाग, पाणिनि जैसे विद्वानों के कारण यह विभाग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। सैन्य विभाग, जहां युद्ध कला, हथियारों का प्रयोग और रणनीति सिखाई जाती थी। विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना अनिवार्य था।
सुबह सूर्योदय से पहले उठना, योग और ध्यान करना, फिर आचार्य से शिक्षा लेना, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यह भी उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में विद्यार्थियों को स्वावलंबन सिखाया जाता था। वे गुरुकुल में सेवा करते, अपने लिए भोजन जुटाते और साधारण जीवन जीते थे। इससे उनमें विनम्रता और आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता था। इतना ही नहीं, तक्षशिला का वातावरण धार्मिक सहिष्णुता से भरा हुआ था। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन सभी आचार्य एक साथ शिक्षा देते थे। विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता था कि सत्य किसी एक धर्म में सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इस सारी समृद्धि के बीच एक कड़वा सच भी छुपा था। विदेशी आक्रमणकारी तक्षशिला की ख्याति और संपन्नता से ईर्ष्या करने लगे थे, और यही था उस उज्जवल सभ्यता का सबसे दुखद अध्याय। तक्षशिला के आचार्य केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और जीवन निर्माता होते थे। वे विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को गणित में रुचि होती तो उसे खगोल शास्त्र और वास्तुकला की ओर प्रेरित किया जाता। अगर किसी को राजनीति समझने में रुचि होती तो उसे शासन, कूटनीति और युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया जाता। यहाँ पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं था, बल्कि समाज का नेतृत्व करना और ज्ञान को आगे बढ़ाना था। तक्षशिला के सबसे महान आचार्यों में से एक थे चाणक्य। यही वही गुरु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसे मगध साम्राज्य का सम्राट बनाया। चाणक्य ने न केवल राजनीति सिखाई, बल्कि उन्हें कूटनीति, युद्ध नीति और प्रजा के कल्याण की गहरी समझ भी दी। चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र तक्षशिला में ही रचा गया था। आज भी दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज इसे राजनीति और अर्थव्यवस्था की सबसे गहरी किताबों में मानती है। इसी तरह तक्षशिला ने महान वैद्य चरक को जन्म दिया, जिनका चरक संहिता आज भी चिकित्सा विज्ञान का आधार है। चरक ने शरीर, रोग और औषधियों पर इतनी गहरी जानकारी दी कि आधुनिक विज्ञान भी उनके शोध को मान्यता देता है। एक और महान विद्वान थे पाणिनि। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित किया और अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। दुनिया में किसी भी भाषा का इतना विस्तृत और वैज्ञानिक व्याकरण शायद ही कहीं मिलता हो। सोचिए, एक ही विश्वविद्यालय ने राजनीति, चिकित्सा और भाषा तीनों क्षेत्रों में ऐसे महान विद्वान दिए जिनकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। विद्यार्थी केवल पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के प्रयोग भी करवाए जाते थे। जैसे चिकित्सा विभाग के छात्र जंगलों में जाकर औषधियां खोजते, सैन्य विभाग के छात्र असली युद्ध अभ्यास करते, वास्तुकला विभाग के विद्यार्थी मंदिरों और नगर योजनाओं के मॉडल बनाते। तक्षशिला में एक और अनोखी परंपरा थी। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु को गुरुदक्षिणा देते थे। यह गुरुदक्षिणा धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि सेवा और ज्ञान के प्रसार के रूप में दी जाती थी। यानी शिक्षा का उद्देश्य कभी व्यापार नहीं था, बल्कि ज्ञान को समाज तक पहुंचाना था। लेकिन समय के साथ साथ तक्षशिला की इस महान परंपरा पर खतरा मंडराने लगा। यूनानियों से लेकर शक और हूण सभी आक्रमणकारी इस ज्ञानपीठ को लूटने लगे, और यही था उस उज्जवल सभ्यता का सबसे दुखद अध्याय। तक्षशिला का इतिहास केवल शिक्षा और विद्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संस्कृति और सभ्यता का संगम भी था। यहाँ भारत के अलग अलग कोनों से विद्यार्थी आते और अपने अपने लोक कथाएं, परंपराएं और भाषाएं साथ लाते। इस तरह तक्षशिला केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रयोगशाला बन गया था, जहां भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोया जाता था। विद्यार्थियों के बीच चर्चा परंपरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहां सवाल पूछना प्रोत्साहित किया जाता था। गुरु केवल ज्ञान बांटते नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों के साथ मिलकर तर्क और संवाद करते थे। इसी परंपरा ने भारत में दर्शन शास्त्र की नींव मजबूत की। वैशेषिक, सांख्य, योग और न्याय, इन सब दर्शन पर गहन चर्चा होती थी। तर्क शक्ति का विकास इतना गहरा था कि बाद में बौद्ध और जैन दर्शन ने भी यहां से प्रेरणा पाई। तक्षशिला का वातावरण पूरी तरह से खुले विचारों पर आधारित था। यहाँ कोई जाति, धर्म या वंश नहीं देखा जाता था। केवल एक ही बात मायने रखती थी, विद्यार्थी की लगन और उसकी प्रतिभा। इतिहासकार लिखते हैं कि तक्षशिला में करीब 10,000 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 200 आचार्य होते थे। सोचिए, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा केवल शाही परिवारों तक सीमित थी, भारत में आम किसान का बेटा भी तक्षशिला जाकर विद्वान बन सकता था। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह तक्षशिला को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
यूनानी राजा अलेक्जेंडर के भारत आने के बाद तक्षशिला उसकी नजर में आया। यूनानी सेनापति सिल्यूकस ने भी यहां पर कब्जा जमाने की कोशिश की। इसके बाद शकों और हूणों के हमले लगातार होते रहे। हर आक्रमण तक्षशिला की दीवारों को तोड़ता, पुस्तकालयों को जलाता और हजारों साल के ज्ञान को राख में बदल देता। फिर भी ज्ञान की लौ कभी पूरी तरह बुझी नहीं। हर विनाश के बाद यहाँ के आचार्य और विद्यार्थी बचा हुआ ज्ञान लेकर भारत के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते और वहां शिक्षा की नई शाखाएं शुरू करते। यही कारण है कि तक्षशिला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गया, ज्ञान को बचाना, फैलाना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। कहा जाता है कि जब तक भारत में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय खड़े हुए, तब तक तक्षशिला की आत्मा उनके भीतर जीवित रही। इसलिए तक्षशिला केवल अतीत की याद नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह हर युग में नए रूप में जीवित रहता है।